बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ही हमारे साथ हैं मुजीबुर रहमान भाई। इनके जो है फील्ड है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो इनसे जानेंगे आज कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में किस तरह इंटर हो सकते हैं और फ्रीलांसिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल गपशप है इनके साथ, मैं भी इनसे जानूंगा और जो लोग वीडियो देखेंगे वो भी इनके एक्सपीरियंस से जान के फ्रीलांसिंग में इंटर हो सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस की उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और फास्ट ग्रोथ के लिए इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीबर रहमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। काफ़ी अरसे से जी आप प्रोफाइल में तो मेरे पास ऐड थे, आपकी अक्सर पोस्टें भी देखता रहता था। तो कल मैंने आपको इनवाइट किया कि जी गपशप छोटी मोटी करते हैं, आपने एक्सेप्ट कर ली। जज़ाकल्लाह उसके लिए। शुक्रिया जी आपका। थोड़ा सा जी मुझे अपने बारे में बता दें कि जी आपका जो फील्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये समझ लें कि जी मैं बिल्कुल नादान हूँ, अनपढ़ जाहल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मेरी रहनुमाई फरमा दें कि ये क्या फील्ड होता है और इसमें क्या करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना जी, किसी भी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से मैनेज करना, ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में इसकी डिमांड पहले से है। मैं जी। यूएई में होता था 2014-15 में, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। मैंने फिर मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, फिर इसकी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है पीएमपी के नाम से। जी। मैंने वो सर्टिफिकेशन भी की, आई एम पीएमपी सर्टिफाइड नाउ। उसके बाद मैं लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन, लोगों के जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं, लोगों को जो प्रोजेक्ट्स में मुश्किलात हैं, उनमें उनकी मदद करता हूँ। प्लस मैं उनको ट्रेनिंग्स देता हूँ ताकि वो भी पीएमपी सर्टिफाइड हो जाएं। पीएमपी सर्टिफाइड लोगों की, पीएमपी सर्टिफाइड स्किलफुल पीपल की दुनिया में बहुत डिमांड है, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। जी आजकल मैं माशाल्लाह। लोगों को पीएमपी की ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। और जो दूसरा मेरा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का एक कोर्स, एक ऐसा बेहतरीन कोर्स है कि अगर आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे आप ड्राइवर हों, चाहे आप वेटर हों। मैं ये एग्जांपल आपको ड्राइवर्स और वेटर्स की इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर इस तरह के, जब हम लोग पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो इस तरह की जॉब्स बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। जी। ठीक है, उन वो लोग अगर ये कोर्स कर लेते हैं मेरा बिजनेस एनालिसिस वाला, तो उनको आईटी की फील्ड में कोई ना कोई जॉब एंट्री लेवल की मिल जाती है। अब आपको पता है कि एज अ वेटर जॉब करना और आईटी की फील्ड में जॉब करने के चांसेस और ग्रोथ के कितना फ़र्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये दो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं दो की मैं ट्रेनिंग्स और इन्हीं दो की मैं कंसल्टेशन देता हूँ। प्लस इसके साथ मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली सिखाना सीखो के नाम से, जहाँ पे मेरी मेन टारगेट ऑडियंस पाकिस्तानी है। अभी तक जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर चल रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो 13-14 ममालिक में हैं दुनिया के। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सिखाना सीखो है, उसमें मेरी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है। और पाकिस्तानियों के लिए जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो खुद अपने घर से काम कर रहे हैं, उन लोगों की गाइड के लिए, उन लोगों की स्किल्स को बेहतर करने के लिए, ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बेहतर हो, इमेज बेहतर हो। उसके लिए मैंने वो स्टार्ट किया, जिसमें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और आईटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड देता रहूँगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। जैसे आपने बताया है कि जी ये ड्राइवर्स वगैरह जो वेटर्स हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई एजुकेशन भी पहले होनी चाहिए प्रीवियसली, या कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा जो मुझे बेसिक बता दें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, एजुकेशन की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, अगर ठीक है आपको जी। कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है तो आप वो कोर्स कर सकते हैं। अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो आपको आईटी में एंट्री लेवल की जॉब मिल सकती है। तो ये कितनी देर का कोर्स होता है और कितना टफ होता है, किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है जी? टफ तो होता है, मेहनत करनी पड़ती है, जाहिर है, क्योंकि आपकी फील्ड शिफ्ट हो रही है। मेहनत तो जी। काफ़ी करनी पड़ती है। इसमें कोर्स ऐसा है कि 35 आवर्स इस कोर्स की ड्यूरेशन है। वो 35 आवर्स ऐसे होते हैं कि मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, फिर आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ कि आप चीज़ें खुद से पढ़ेंगे। फिर 1 घंटे, इस तरह तकरीबन 2 महीने के स्पैन में ये 35 आवर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। जी। तो इसकी सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलती है? कौन सा इसका अदारा है जिससे सर्टिफिकेशन मिलती है इसकी? मैं इस वक्त अमेरिका के एक इदारे के साथ अटैच्ड हूँ, डेवलपर ब्रिज के नाम से। उन लोगों की अपनी सर्टिफिकेशन भी है, जो कि अच्छी सर्टिफिकेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेल रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन नहीं है। इसके जी। अलावा एक और इदारा है आईआईबीए के नाम से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस।
वो भी इसको सर्टिफाई करते हैं। एक और इदारा है PMI के नाम से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो भी इसको सर्टिफाई करते हैं। ये 2 बहुत बड़ी दुनिया में मानी जाने वाली सर्टिफिकेशंस हैं। जी माशाल्लाह जी। थोड़ा सा जी, ये तो आपके कैरियर की बात होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात होगी। थोड़ा सा आपसे जो पर्सनल भी आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे। जरूर जी। इस वक्त आप कहाँ पे हैं? आपका ड्रेस तो मैंने वैसे प्रोफाइल में देखा रावलपिंडी का है, तो इस वक्त कहाँ पे हैं आप? जी, मैं रावलपिंडी में ही होता हूँ, रावलपिंडी में ही बेस्ड हूँ, और जी इस वक्त मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक हो गया जी। तो आपने ये कैरियर किस ईयर में शुरू किया और कितना अरसा हो गया आपको ये कैरियर इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? ये काम मैंने शुरू किया 2019 में, और जी 2019 में कुछ कोविड की वजह से जो हालात हो गए थे, उस वक्त मेरी जॉब वगैरह चली गई थी, तो आई वॉज जॉबलेस फॉर लाइक 4-5 मंथ्स, और रिमोट काम करने की कोशिश की। कुछ इस तरह का डाउन टाइम चल रहा था, उसमें फिर ये ट्रेनिंग्स वाला काम शुरू हुआ घर से बैठे बैठे, जी और अल्लाह का शुक्र है कि ये काम काफ़ी इम्प्रूव हो गया और चल रहा है। अब इसमें मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, ट्रेनिंग्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ें साथ चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी माशाल्लाह जी। ठीक हो गई। तो अभी जो करंटली जो है आपको जो प्रोजेक्ट ना आपने बताया कि जी मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स आप मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो इसमें कुछ जो जैसे न्यू प्रोजेक्ट लगते हैं, जैसे न्यू फैक्ट्रीज हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट भी आपके पास होते हैं जिनकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है और उसके बाद पूरा उनका मतलब कि आपने 5 ईयर का एक्सपेंडिचर बना के उनको देना है और किस तरह से बिजनेस ग्रो करेगा। अच्छा, ये जो फिजिबिलिटीज होती हैं, हाँ, ये भी हम बना सकते हैं, मैं भी हूँ और मेरे पास टीम भी है जो लोग ये काम कर सकते हैं, बट फिलहाल इस तरह का हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ज़्यादातर हम जो प्रोजेक्ट्स जिन पे काम कर रहे हैं वो IT से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। जी ठीक हो गया। क्योंकि हमारी एक पाकिस्तान में एक वजह यह है कि बहुत सारे लोग हम काम शुरू कर लेते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं, फिजिबिलिटी नहीं बनाते जी। और अक्सर इस वजह से बिजनेस फेल भी हो जाते हैं। और प्रॉपर पाकिस्तान में इस तरह की फर्म भी बहुत कम अवेलेबल हैं जो आपको फिजिबिलिटी बना के दें, और इसका नॉलेज भी नहीं है लोगों को। तो इसका बारे में जो है ना जी, जैसे smeda.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी आपको मिल जाती हैं ऑलरेडी फिजिबिलिटीज बनी हुई हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी है, 10-10 साल 20-20 साल पुरानी है, रेट्स चेंज हो चुके हैं। तो इसके बारे में कैसे आप लोगों को गाइड करेंगे कि इस तरह फिजिबिलिटी की क्या अहमियत है और क्यों इनको बनानी चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें एजुकेशन और अवेयरनेस पे डिपेंड करती हैं। एजुकेट तो हमने करना शुरू कर दिया लोगों को कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और इसको करने से आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। साथ-साथ थोड़ी-सी अवेयरनेस आएगी, कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ काम इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ करेंगी, ताकि जो बिज़नेसमैन है, जो असल में बिज़नेसमैन घबराता है फिज़िबिलिटी बनवाने के लिए, क्योंकि फिज़िबिलिटी बनवाने के लिए उसको देने हैं पैसे। वो जी कहता है अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं है, कुछ पता नहीं है, मैं अभी से पैसे कैसे लगा दूँ? जी, तो ये लेकिन अगर चीज़ें उस पे पैसे लगाएंगे तो फ्यूचर में वो लॉसेस से बच सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है बिज़नेसमैन को, कि आप जी थोड़े से पैसे जो शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको बाद में बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2009 में मास्टर्स इन कॉमर्स किया था, तो हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही, उसमें एक प्रोजेक्ट हमने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है। तो कोई भी एक इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करनी है, 3 मेंबर्स की वो एक ग्रुप बनता है। तो उसमें हमने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया सैनिटरी वर्क्स एंड सिरामिक्स का। तो आपको पता है पाकिस्तान में गुजरावाला में ज़्यादा वो बनते हैं, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जिनसे इजाज़त लेने की कोशिश की कि हमने फिज़िबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, तो हमें उन लोगों ने एंट्री ही नहीं होने दिया फैक्ट्रियों में। तो उन्होंने हमें गेट से ही रिटर्न कर दिया कि जी नहीं, हम हमारी प्राइवेसी है, ये है, वो है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट करें हम? इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यही है कि आप जब भी खुद से किसी को अप्रोच करेंगे, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है, हर कोई जी, कहता है कि ये मेरा बिज़नेस पॉइंट है, मैं आपको क्यों दे दूँ? तो उसमें यही होता है कि आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें, जिन लोगों के पास नॉलेज होता है इन चीज़ों का। अब जैसे जी, हम हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ कनेक्शंस हैं। हम उनसे भी इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और हमारा कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं इस तरह के, जिसकी बेस पर हम आपको वो डॉक्यूमेंट, वो फिज़िबिलिटीज़ पूरी तैयार करके दे सकते हैं। जी, माशाल्लाह जी। क्योंकि हम तो उस दौर में समझ लें स्टूडेंट थे, हमारी इतनी एक्सेस नहीं थी कि हम किसी को अप्रोच करते या किसी से सिफ़ारिश करवाते। खुद ही हमने कोशिश की, जो डिपार्टमेंट से कोई लेटर-शेटर बनवा के उनको कोई भेजे और खुद वहाँ पे चले गए फिर के जाके वहाँ पे जी, जैसे लोग कहते हैं जी फैक्ट्री देख लेने दें जी हमें, तो हमें देख लेने देंगे। तो वो गेट पे ही हमें जी उन्होंने रिटर्न कर दिया। एक फैक्ट्री थी वहाँ पे फैसल सेरामिक्स के नाम से, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें एंट्री दे दी।
और उन्होंने हमें फैक्ट्री दिखाई नहीं, उन्होंने कहा यहाँ ऑफिस में बैठ जाएं आप, तो हम आपको बता देते हैं जो भी आपने पूछना है कि किस तरह से सामान सारा बनता है यहाँ पे। तो हम वो खाली कागजी कार्रवाई करके आ गए और उसी बेस पे फिर हमने रिपोर्ट जो बना के दे दी, बार में वाइवा भी सब कुछ भी वो जिस तरह फॉर्मेलिटी होती है, तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई। तो जब मेरा वाइवा हो रहा था तो चेयरमैन साहब मुझे पूछ रहे थे कि जी ये कितना टेम्परेचर होता है सिरामिक्स के लिए जहाँ पे ये बनता है, किस तरह से चलता है। तो मैंने खुद देखा ही नहीं था, तो वो फिर मैं इधर उधर देख रहा था कि किस तरह से वहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा। जी। अब यही देख लेना कि हमारी यूनिवर्सिटीज के रिक्वायरमेंट्स भी कुछ इस तरह की होती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को फिर 2 नंबरी करनी पड़ती है। जी ये भी एक इश्यूज है हमारे, खासकर आजकल जैसे फ्रीलांसिंग की तरफ लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग डिग्रियों पे भी उंगलियां उठा रहे हैं कि डिग्रियां ऐसे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है मतलब बड़ा जी ओल्ड सिस्टम है। तो ये भी अब असल में इसको करना चाहिए, चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। हमारे पास पुराना सिलेबस है, पुरानी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी भी ज़रूरत है। तो आपकी इंडस्ट्री में आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा क्या इशू है आपकी इंडस्ट्री में, लोगों के लिए भी या न्यू जो लोग एंटर होना चाहते हैं एज ए कैरियर उनके लिए भी? ये जो इंडस्ट्री है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली, ये इटसेल्फ कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर जी आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी तो आप इसकी तरफ ज़रूर आएँ। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स बेचारे 4 साल की यूनिवर्सिटी से डिग्री की, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स करने चले जाते हैं। उन जी लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे ही नहीं है। जी डिग्री करें 4 साल, उसके बाद 2-4 साल फील्ड में लगाएं, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखें। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, ये मैनेजरियल टाइप लोगों के लिए है, ये बच्चों के लिए है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो एक्सपीरियंस हो जिसका जिस फील्ड में उसके रिलेटेड, उसको अप्स एंड डाउन, उसके लिंक्स रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ, ऐसे लोगों के साथ, तो वो जैसे फील्ड को पूरी तरह समझता हो तो वो उसका प्रोजेक्ट वो मतलब मैनेजमेंट एग्जैक्टली। कर सकता है रेलिवेंट अपनी इंडस्ट्री के साथ। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा जी। जी आपसे जी जैसे आपने जी कैरियर की बारे में हमें गाइड किया, किस तरह से हम आ सकते हैं इसमें, किस तरह से मतलब कि हम एंट्री ले लिया हमने, उसके बाद हमने जी इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे हमें? इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे पास जो है सब मुझे फेसबुक से मिले 100%। फेसबुक की पोटेंशियल को आप लोगों ने पहचानना है। जी मैंने कोशिश की फाइवर के थ्रू, मैंने कोशिश की अपवर्क के थ्रू, लेकिन जो रिजल्ट मुझे फेसबुक से मिला वो कहीं और से नहीं मिला। फेसबुक में वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बड़ा बैड है इस बारे में, मुझे तो बड़ी मुश्किल से मतलब कि वो जो फेसबुक से क्लाइंट मिलते ही नहीं है। मेरा फ्रीलांसर पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन फेसबुक पे बड़ा वर्स्ट है। तो थोड़ा सा हमें को टिप्स दें कि फेसबुक पे किस चीज़ को हम मद्देनजर रखें जिस तरह से फेसबुक से हमें क्लाइंट मिले। देखिए फेसबुक पे जब भी आपने बात करनी है ना, क्योंकि आप किसी प्लेटफॉर्म पे जब चले जाते हैं फ्रीलांसर पे अपवर्क पे, तो उनका एक तरीका कार है, एक मैकेनिज्म है, आपने वहाँ पे गिग बनाई हुई है, लोग आपका काम देख सकते हैं, सैंपल्स हैं, सब कुछ है। फेसबुक में क्या है, आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अगले को बात करके इम्प्रेस कर सकते हैं, जी तो आप मुझसे काम ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम जो मुझे लगता है हमें पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को, फ्रीलांसर्स को करना चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। एक दफ़ा आप सही। कम्युनिकेशन स्किल्स करके पहला कस्टमर लेंगे, उसके बाद जब वो कस्टमर आ जाएगा तो फिर आ जाता है कस्टमर सर्विस। आप उस जी कस्टमर को सेटिस्फाई करें नो मैटर व्हाट। वो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो फिर वही आपको और कस्टमर्स ला कर देगा। जी जी बिल्कुल जी सही कह रहे हैं जी। ये टेक्निक जी आपने बड़ी अच्छी बताई है जी, कम्युनिकेशन स्किल्स मेन है कि आप डायरेक्टली उनके साथ चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कि अगर आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल से, अपने एक्सपीरियंस से, तो वो डेफिनेटली जी आपके साथ काम करेंगे। तो कुछ असल में मेरा एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा फेसबुक पे मैंने क्लाइंट हंटिंग की, सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि मैं क्लाइंट हंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं एक्चुअली फेसबुक पे टैलेंट हंटिंग की बात कर रहा हूँ, कि मैं एक्चुअली फेसबुक पे टैलेंट हंट करने की कोशिश करता रहता हूँ कि कोई अच्छा टीम मेंबर मिल जाए। तो फेसबुक पे टैलेंट हंट करना जो है इज इम्पॉसिबल। फेसबुक पे आपको टैलेंट कभी भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी बन गई है फेसबुक पे, आपको नज़र वही लोग आते हैं। जी जब नज़र वही लोग आ रहे हैं तो वो लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो लोग मेरे लिए भी काम नहीं करते। डेफिनेटली। हमें
टीम बनाने के लिए उन लोगों को पास रखना है जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने तौर पे काम कर सकें। जी फेसबुक पे वो लोग आ जाते हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो बोल सकते हैं, जो बात कर सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स हैं, और बहुत सारे हैं वो भी, जी जिनके पास अच्छी स्किल है लेकिन किसी के सामने जाकर बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, जी ऐसे लोग जॉब के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही जी। ये आपकी बात ठीक है। यही मैंने भी सीखा है कि फेसबुक पे जो है टैलेंट हंट जो है ना वो मुश्किल काम है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि जॉब सर्च नहीं मैं कर रहा था फेसबुक पे, टैलेंट हंट करने की कोशिश में जो है ना नाकाम हुआ। जी। और इसमें जी एक चीज ये है कि फेसबुक पे असल में हमारी जो अवाम, या तो आपने जो बताया कि जिनकी प्रोफाइल हाईलाइट हो गई है, जो टॉप है, जो आपके पास काम नहीं करेंगे, या तो वो नजर आते हैं, या वो नजर आते हैं कि या जिनको बिल्कुल ही कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है उनकी, और जो जिनके बिल्कुल पास कुछ ना प्रोफाइल है कुछ भी नहीं है, मतलब टाइम वेस्टर है। आपका टाइम फ्री में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। कि जैसे खासकर कई दफा हम पोस्ट लगाते हैं, बड़ी सिंपल पोस्ट, उसमें सारा कुछ लिखा होता है, और वही चीजें वही क्वेश्चन आके सामने में बार बार पूछेंगे, और एक लेवल पे आके हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या है। तो मैंने कल एक पेड ऐड लगाई फेसबुक पे। वो हमारा एक अमेजोन का कोर्स करवा रहे हैं, हम अमेजोन के कोर्स के लिए पेड ऐड लगाई मैंने। उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, फीस मेंशन की हुई है, टाइम डेट ये वो। लेकिन मोर देन 100 पीपल्स ने आके सिर्फ यही क्वेश्चन किया, फीस कितनी है। के सामने लिखा हुआ है फीस कितनी है। तो मुझे कल जो है शाम में मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने कहा यार ये ऐड मैं बंद कर दूं, ये मुफ्त में मुझे पर क्लिक जो है ना सिर्फ फीस बताने के लिए चार्जेस बढ़ रहे हैं। अभी तक फीस किसी ने जमा नहीं करवाई, और काम में जो है ना क्लिक करके आके पूछ रहे हैं फीस कितनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी आपसे जी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो अर्ली स्कूलिंग है वो कैसी है, कहाँ से आपने अर्ली एजुकेशन आपकी कंप्लीट की। मेरी जी बचपन से लेकर अब तक ब्रॉट अप सारा रावलपिंडी का ही है। पिंडी में ही पले बड़े हैं, यहीं की स्कूलिंग है। और हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था कभी भी। मैट्रिक में भी, एफएससी में भी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की उसमें भी। सो हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ने हर किसी के लिए चीज़ें लिखी भी होती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो रास्ता अल्लाह ताला ने एक मुंतखब किया हुआ है, आप खुद डगमगाते गिरते पड़ते वहां पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं जी। बस आपकी, मैं तो इस बारे में मेरा भी कुछ ओपिनियन इस तरह का है जी, कोई कि आपकी जो नीयत जब ठीक होती है मंजिल आपको खुद ही मिल जाती बिल्कुल। है। और ये जो आपने सिखाना सीखो, सॉरी मैंने इसको मिसअंडरस्टैंड किया, सीखना सीखो वो शाम सरवर साहब कहते होते हैं। तो ये सिखाना सीखो जो है आपने पेज बनाया हुआ है, जी। इस पे ये किस तरह से वर्क करता है? आपके पेड कोर्सेज हैं या सिर्फ यहाँ पे आप जो है अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं, या क्या किस तरह से यहाँ पे? अच्छा, सिखाना सीखो जो है, अभी ये प्लेटफॉर्म पूरा हमारा तैयार हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी जी अभी थोड़ी मजीद इस पे हमने काम कर रहे हैं अभी। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अवेयरनेस, कि लोगों को जी बताना कि अगर आप लेट्स से कि आपकी उम्र 30 साल हो गई है। अब ऐसा, मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि 30 साल में आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट ना हो। जी डेफिनेटली। कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको अच्छी आती होती है। ठीक है? अगर वही चीज़ आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें तो आपका काम बन सकता है। जी डेफिनेटली जी। तो इसमें जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि उनके अंदर कौन सी स्किल है, फिर उनको पढ़ाना, उनको बताना कि कैसे वो ये स्किल दूसरों को सिखा सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरे पायलट प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे लोगों को, कुछ एजेड लोगों को, एक साहब थे रिटायर हुए किसी डिपार्टमेंट से, तो फारिग थे, मेरे पास आए, बातचीत हुई। तो उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स थी ना वो बहुत अच्छी थी। उनको जी मैंने ये करवाया, अवेयर करवाया कि आपकी ये स्किल बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये सिखाना चाहता हूँ, कैसे सिखाऊँ? तो फिर उनको यूट्यूब चैनल बनवाना सिखाना कि ये कैसे वीडियोस बनती हैं, कैसे एडिट होती हैं, कैसे थंबनेल्स बनते हैं, पूरा एक सेटअप उनको करा के दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है? जब एक एक्सपीरियंस बंदा, एक स्किलफुल बंदा अपने एक्सपीरियंस, सारी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर देगा यूट्यूब पे, तो उसको सबको उससे फ़ायदा होगा। और जी यही काम जब ज़्यादा लोग शुरू कर देंगे तो वही चीज़ जो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि हमें फैसल सिरेमिक्स वालों के पास फैक्ट्री में नहीं जाने दिया, लेकिन जो बंदा 40 साल फैक्ट्री में काम करता रहा है, वो अगर आकर यूट्यूब चैनल पे हर चीज़ बताना शुरू कर दे, तो वो जी सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। डेफिनेटली।
बिल्कुल जी, ऐसे पहले ही है। लोगों को इनेबल करना, पहले उनको रियलाइज करवाना कि वो कर क्या सकते हैं, फिर उनको इनेबल करना कि वो कैसे कर सकते हैं। मेन मोटिव सिखाना सीखो के पीछे ये है। जी सही हो गया जी। ये जी आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है, मुझे लगता है मुझे खुद भी ये करना पड़ेगा। जितनी आप जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, तो मैं तो खुद इम्प्रेस हो गया हूँ आपके कोर्स से। इसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ी हुई तो है, लेकिन वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे समझ लें, वो खानापुरी वाली पढ़ी हुई है। और जो हमारी एजेंसी है, एक एजेंसी है हमारी यूके में, मानोज लिमिटेड के नाम से, तो उसमें भी हमारा काम सारा सेम ही है, लेकिन हमने वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला। मेनली उसमें भी हम इस तरह से करते हैं कि जी, जैसे आपने बताया कि आपको पता नहीं है कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, आपने कौन सा कैरियर चूज करना है, एक तरह से कैरियर काउंसलिंग से स्टार्ट करके तो हम बिजनेस काउंसलिंग मतलब उनकी करते हैं कि सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, हम पहले बंदे को देखेंगे, उसके टैलेंट को, फिर उसके रेलिवेंट मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए फिर उसके लिए हम बिजनेस एक मॉडल चूज करेंगे, कौन सा मॉडल है। जैसे अगर कोई होलसेल का बिजनेस करना है किसी ने, या किसी ने ब्रांडिंग करवानी है, तो उसके लिए फिर हम सारी उसकी वेबसाइट होगी, सारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और उसके बाद अमेजोन पे या ईबे पे अगर उन्होंने सेल करना है तो वर्चुअल असिस्टेंट्स की टीम हमारी अमेजोन के लिए या ईबे के लिए वो सारी होती है। ग्राफिक डिजाइनर हो गए, वीडियो एडिटर हो गए, मतलब A to Z पूरा सब कुछ अंडर वन रूफ जो है ना आपको मिल जाएगा। तो हमें भी अपने बारे में भी ये अवेयरनेस जो है ज़्यादा देने की आपसे सीखना चाहिए कि हम भी किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख के जो अपनी एजेंसी की भी अवेयरनेस लोगों को दें कि ये एक तरह से हम भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम इंडिविजुअली सब चीज़ों को समझ लें कि प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हम मार्केट रिसर्च को इंडिविजुअली, और सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंडिविजुअली, ग्राफिक डिजाइनिंग को इंडिविजुअली, वर्चुअल असिस्टेंट को इंडिविजुअली, कि सब चीज़ों को जोड़ के हमने मतलब कि एक तरह से प्रमोट नहीं कर रहे, जिस तरह से आपने गाइड किया कि जी आप प्रमोट कर रहे हैं। देखिए इसमें यही है ना कि अगर आपका किसी को पता है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो आएगा आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाएगा और चला जाएगा। जी लेकिन अगर उसको ये पता हो कि ये एक ऐसी एजेंसी है जिसको मैं अपना 100% काम आउटसोर्स कर सकता हूँ, कि मैं इनको काम दे दूंगा, ये मुझे मेरी कंपनी खड़ी करके दे देंगे, जिसमें मेरी सारी ट्रेनिंग्स भी आ जाएंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जी ठीक है, तो आपने बात वो ये है कि जब भी बिजनेस करना है तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप प्रॉब्लम जितना सॉल्व ज़्यादा करनी है। फैसिलिटेट कर सकते हैं लोगों को, उतना ज़्यादा फैसिलिटेट करना है। और इस सबको पूरा एक पाथवे बनाकर, एक रोड मैप बनाकर के पहला स्टेप ये है, हम पहले स्टेप में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में ये करेंगे। आप जी हमारा पहला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 मुख्तलिफ पैकेजेस रख के आप उनको इस तरह लेकर आ सकते हैं। जी डेफिनेटली जी। ऑलरेडी वैसे मेरे पास 5 प्रोजेक्ट हैं जो करंटली मैं कर रहा हूँ। वो भी माशाल्लाह। हमने इनिशियल से स्टार्ट किए हैं, और उनको हम प्रॉपर वे में अभी ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें हमने इनिशियल में सबसे पहले तो जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन थी उसको देखते हुए उनके रेलिवेंट फील्ड चूज किए, फिर उसके लिए हमने उनकी वेबसाइट्स डिज़ाइन की, और वेबसाइट के बाद उनकी एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च, फिर उनके कंटेंट राइटिंग, और अब उनका सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट, और साथ उनके ईबे और अमेजोन पे साथ सेल। तो पूरे हमारे पास अभी 5 प्रोजेक्ट हैं जिसको लेके हम चल रहे हैं। और ऑलरेडी वैसे हमारे पास कई लोग और भी कांटेक्ट करते हैं आने के लिए, लेकिन क्लाइंट फिलहाल हम ले नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हमें जो ये हमारा पोर्टफोलियो है समझ लें कि ये 5 क्लाइंट, मैं कहता हूँ कि अपनी टीम को 10 बंदों की टीम है मेरे साथ, तो मैं बेहतरीन। उनको ये कहता हूँ कि ये हमारा पोर्टफोलियो है। अभी हमने ये लालच नहीं करना कि और क्लाइंट पकड़ें और क्लाइंट पकड़ें, तो बजाय इसके कि इनको फोकस करें, जब इनको हम ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्लाइंट की कमी नहीं होगी। और वैसे भी अगर हम क्लाइंट ज्यादा लेंगे तो क्लाइंट ज्यादा के चक्कर में ये होता है कि आप जो है फिर कम पैसों में भी क्लाइंट्स पकड़ने लग जाते हैं। जी जब कम पैसों में आप पकड़ने लग जाते हैं तो फिर वर्क क्वालिटी आपकी वो नहीं रहती, तो जो आपके अच्छे क्लाइंट है वो भी भाग जाते हैं कि यार ये बंदा तो काम ही नहीं करके दे रहा है, तो इसके पास हमने रुक के क्या करना है। तो ये हमारे एक, मैंने अक्सर ये इशू देखा भी है हमारे टीनेजर्स में, कि शुरू में जैसे काम सीखते हैं, एक क्लाइंट मिला तो उसको फोकस नहीं करते, दूसरे तीसरे चौथे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, और जो पहले वाला होता है वो हाथ से निकल जाता है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो मेन शुरू में आपने क्लाइंट्स नहीं लेने होते, शुरू में आपने काम की क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है, कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, क्लाइंट आपसे कितना सेटिस्फाई है, और आपने आउटपुट क्या दिए। कि कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे कि विन विन टेक्निक होती है, कि हमारी भी विन विन टेक्निक है, कि विन बिल्कुल विन टेक्निक को फॉलो करें, कि सिर्फ आप अपने पैसे जेब में ना डालें। और हमारे ये एक एथिकल इशू है हमारा ये पाकिस्तान में, बिल्कुल है।
कि इसको किस तरह से, ये भी चले बात एथिक्स पे आ गई कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब कि ये एथिकल इशू को लोग समझें और ये भी सोचें कि जो हमारा क्लाइंट है हमने उसको भी सक्सेसफुल करना है, ना कि सिर्फ अपने पैसे जो हमने खड़े करने हैं। लेकिन जब भी आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे ना, तो आप हमेशा क्लाइंट को खुश करने के बारे में सोचेंगे। जब आप शॉर्ट टर्म सोच रहे होंगे, शॉर्ट टर्म में यही होता है कि मैं किसी तरह यहाँ से $400 निकाल लूँ, मैं यहाँ से $500 निकाल लूँ, कल की कल को देखेंगे। जी तो उसमें फिर हम नॉर्मली यही होता है कि क्लाइंट हमारा नाराज हो जाता है। सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो क्लाइंट को नाराज इसलिए नहीं करना क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। हाँ, एथिकल इशू हमारा है, एज अ नेशन है, किसी एक दो लोगों का नहीं है, मेरा भी था, आपका भी शायद पहले होता होगा। ये जी चीज डेफिनेटली ऐसे। मैंने ये चीज कहाँ से सीखी, जब मैं 2 साल यूएई रहकर आया हूँ ना, वहाँ पे मैंने 30 के करीब डिफरेंट नेशनलिटीज के साथ काम किया। जी उन लोगों के साथ जब फिजिकली इंटरेक्ट करना पड़ा, उन लोगों के साथ काम करना पड़ा, तो समझ में आया कि यार नहीं, हम जो एज अ पाकिस्तानी अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते थे, ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी लोग हैं बिल्कुल ऐसे जी। और बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हमसे। ऐसे बिल्कुल जी। अ, हम अक्सर जी वैसे जब पाकिस्तान से बाहर आते हैं फिर ही सीखते हैं। मैंने खुद जो है एथिक्स जो है ना, यूके में मैं गया 2011 में, वहां पे जाके सीखे। पाकिस्तान में मैं स्टूडेंट था, 2001 में मैं घर से निकल आया, 2011 तक मैं स्टूडेंट ही रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, साथ बिजनेस भी करता रहा, और मुख्तलिफ तरह का एक स्पेशलाइजेशन थी कि मैं काम जो था जॉब सॉरी स्टडी के साथ साथ कोई ना कोई काम भी करता रहता था। तो मैंने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स बनाए हुए थे जहाँ पे वो लड़के आके रहते थे और उनमें से मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाते थे। जब मैं 2011 में यूके गया तो वहाँ पे जाके भी मैंने एक घर था कोई किसी से रेंट पे लिया, तो वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक कमरा खाली था उस बंदे का, तो उसने, पाकिस्तानी ही था वो, तो एक कमरा खाली था, मुझे किसी दोस्त ने अप्रोच किया कि पाकिस्तान से मैं आ रहा हूँ, मुझे कमरा चाहिए होगा, 15 दिन बाद आ रहा हूँ मैंने उस बंदे से बात की कि ये कमरा चाहिए 15 दिन बाद, मेरा दोस्त आ रहा है, ये रेंट पे दे दो हमें। तो उसने कहा ठीक है अवेलेबल है, आप ले लें, चाबी ले लें मुझसे। 400 इसका रेंट है पर मंथ, और 15 तारीख को अगर बंदा आएगा तो पहले मुझे हाफ मंथ का रेंट दे दीजिएगा 15 दिन का, उसके बाद फिर यकम से यकम चलता रहेगा। तो मैंने उसे कहा यार नया स्टूडेंट है, उसके पास पैसे कहाँ होने हैं, तो आप लोग अभी उससे 15 दिन का रेंट ना दो ना, तो यकम से ले लेना। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, यकम से दे देना। लेकिन मैंने लड़के को ये चीज़ नहीं बताई कि मैंने मालिक को जो है जी एडवांस में मैंने 15 दिन की उससे मोहलत ले लिया, लेकिन मैंने उससे पैसे ले लिए लड़के से, कि जो हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हमने सीखा हुआ था कि छोटा मोटा झूठ तो चलता है, कोई इशू नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो मैंने लेके पैसे जेब में डाल लिए। अब हुआ ये, वो लड़का आ गया, तो वो दो लड़कों ने रूम शेयर किया, और दोनों ने लड़कों से मैंने तकरीबन हाफ मंथ का 200 पाउंड बनता था, तो 100 पाउंड दिया दोनों ने मुझे, तो मैंने आगे मालिक को नहीं दिए। अब उनके रूम में इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ था, इंटरनेट नहीं चल रहा था उनका, तो मालिक की शॉप थी बिल्कुल नीचे ही, ऊपर घर था नीचे शॉप थी। तो एक लड़का नीचे आया, उसने मालिक से आके काफी बदतमीजी की, वो भी नया नया पाकिस्तान से आया था, कि आप लोगों ने पैसे तो ले लिए हैं, इंटरनेट चल नहीं रहा बिल्कुल। तो वो मालिक ने कुछ नहीं कहा, वो चला गया वापस। थोड़ी देर बाद मैं आया तो उसने मुझे बुलाया, कहता इधर आओ बात सुनो। मैंने कहा जी। कहता यार आपको 15 दिन हुए हैं अभी पाकिस्तान में आए हुए, और आपने आते ही शादियां शुरू कर दी। मैंने कहा जी क्या हुआ है। कहता यार रेंट अगर तुमने उनसे ले लिया था मुझे भी बता देते और कह देते कि मैंने लेना है 15 दिन का रेंट। अब मुझे शर्मिंदा किया तुमने उसके सामने, वो मुझे बेइज्जती करके गया मेरी कि यार इंटरनेट नहीं चल रहा। तो जो कहता काम आप पाकिस्तान में करते थे ना, यहाँ पे ना करें, आगे यहाँ पे नहीं चलेंगे, वो अपने आप को बदलें। तो खैर काफी शर्मिंदगी हुई मुझे, लेकिन उसकी बात से फिर मैंने सीखा कि यार वाकई ये ठीक कह रहा है, मुझे इसको बताना चाहिए था। तो मैंने वो रेंट फिर मालिक को निकाल के दे दिया जेब से। मैंने 100 पाउंड उस लड़के का दे दिया जो बदतमीजी करके गया था, दूसरे का 100 पाउंड मैंने कहा मैं लड़के को जाके ना वापस कर दूंगा, आपको नहीं दूंगा। कहता चलो ठीक है। मैंने उसका जाके फिर लड़के को वापस कर दिया कि यार ये ले लो। तो उससे मैंने पहले ही 15 दिन में सबक सीखा, और उसके ऊपर फिर मैंने अमल पैरा हो गया कि यार यहाँ पे जो है ना झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे पकड़ा जाता है, पाकिस्तान में चल जाता है। तो एथिक्स वाकई हम बाहर जाके सीखते हैं। नहीं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जब बाहर से चीज सीख ली जाए ना, तो फिर पाकिस्तान आकर उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे इम्प्लीमेंट जी बड़ा मुश्किल है।
यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे लोग हमें कहते हैं ये पागल है, अब पागल हो गया। हाँ, ऐसे अक्सर आता है, ऐसे जवाब आते हैं, भाई वापस आ गए हो, आ जाओ पाकिस्तान, आ जाओ वापस। लेकिन एक अच्छी चीज़ सीख ली है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ पर अमल पैरा रहना चाहिए। जी डेफिनेटली जी, इसी में भला है जी, इसी में अच्छी चीज़ जो आपने सच, तो जी मैं आप खुद इस सच की प्रीच करता हूँ कि जी सच बोले सबसे पहले, कि तमाम बुराइयों की जड़ है। कि जब आप झूठ बोलते हैं तो तब आपके पास समझ लें कि हर तरह की गुंजाइश है कि आपने कोई भी बुरा काम किया, आपने जब झूठ बोल के जान छुड़वा लेनी है तो फिर आप कौन रोकेगा आप, कुछ भी करते रहेंगे। कुछ भी करते रहें। जब आप झूठ से जान छुड़वा लेते हैं तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। अब बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिनकी वजह से सिर्फ मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि यार ये अगर मुझे से पूछा जाना है तो मैंने तो फिर झूठ बोला नहीं जाना, और फिर काम करो ही ना ये। इससे बेहतर है कि यार करो ही ठीक काम, इससे जो है ना बचेंगे, गलती से बचो। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। मुझे जी आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपने फील्ड चूज किया है, इसमें कोई 3 ऐसे लोग जिनसे आपको गाइडलाइन मिली हो, या हमारे यंगस्टर भी उनसे गाइडलाइन ले सकते हो कोई फ्रीलांसिंग फील्ड में, कोई रिकमेंडेशन? अच्छा, फ्रीलांसिंग के जो है ना मेरे टीचर्स, वो तो ये सारे ऑनलाइन ही है। श्याम सरवर साहब सबसे बड़े, ठीक है। जी और इन्हीं से मैंने इन्हीं की वीडियोस देखी, इन्हीं से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरे टीचर्स हैं वो ज़ाहिर है वो फील्ड के लोग हैं, वो डिफरेंट लोग हैं। जी मैं एक अहद नज़ीर साहब हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके, मेरे टीचर भी हैं, मेरे बॉस भी रहे हैं वो, ठीक है। जी। तो श्याम सरवर साहब से जी जहन में आ गया, श्याम सरवर साहब ने रिसेंटली आपकी प्रोफाइल रिकमेंड की थी जी, अपनी प्रोफाइल पे मैंने देखी थी आपकी। जी जी, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी उनकी रिकमेंडेशन पे? छलांगे ही मार रहे थे जी उस वक्त, और क्या करना था। और तो उससे उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा है जब से उन्होंने प्रोफाइल रिकमेंड की है? बस वो अचानक, तो पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हुई, मैंने कहा ये क्या हो गया फ़ोन को। जी और उस वक्त तकरीबन 1 घंटा मैं फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सका, क्योंकि मुसलसल बस वो टक 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 रिक्वेस्ट आ रही थी। जी तो बहरहाल वो 1.5-2 दिन के अंदर अंदर 2000 के करीब मेरे फॉलोअर्स बढ़े। माशाल्लाह। रिक्वेस्ट आई हुई है, बहुत सारी जगह पूरी हुई हुई है, 5000 फ्रेंड्स मेरे पूरे हुए। मैं सबको एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, जाहिर है। अब जी उसमें से कुछ लोग देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं मेरे काम से, जी उनको मैं एक्सेप्ट करूँगा। जी। और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अ, इस तरह से जो है ना एकदम से वो स्टारडम मिल गया, यूँ कह लो कि शुरू स्टार्टअप में। मिल गया आपको जी। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि श्याम सरवर साहब ने क्या चीज़ आपकी प्रोफाइल में देखी जो उनको अच्छी लगी, जिसकी वजह से उन्होंने रिकमेंड किया कि जो यंगस्टर को भी वो चीज़ अपनानी चाहिए, करनी चाहिए? क्या चीज़ देखी, एक तो ये कि मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है, मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। मेरी प्रोफाइल देखेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, जी ठीक है। मेरा कवर पेज पे मेरी सारी डिटेल्स मौजूद है। फिर जी ये कि श्याम सरवर साहब के जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं इंगेज रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। और जो चीज़ें वो सिखाते रहते हैं आजकल, जैसे उनका वो एसईओ वाला कोर्स चल रहा है, पिछले दिनों और चीज़ें चल रही थी, तो उससे जी। रिलेटेड वो मैं देखता भी रहता हूँ, क्वेश्चंस भी करता रहता हूँ। और कुछ चीज़ें लोगों को बताता भी रहता हूँ, जो मैं सीख लेता हूँ या जो मुझे आती हैं, वो उन सही। ग्रुप्स में शेयर भी करता रहता हूँ। ठीक हो गया जी। सारी चीज़ें मिलकर मेरा ख्याल से एक ऐसा क्वालिफाई किया है उसके लिए। जी डेफिनेटली जी। मैंने भी कोशिश की है जी, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुंचे, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगता है, और सीखना पड़ेगा। सीखना सीखेंगे अभी और। अ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो अक्सर किया जाता है जी सक्सेस के बारे में, कि सक्सेस क्या है, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप सक्सेस को क्या समझते हैं, या सक्सेस के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, और अपने बारे में आप क्या समझते हैं? आप 1 to 10 सक्सेसफुल कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? यार, सक्सेस जो है ना बहुत ही रिलेटिव टर्म है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव टर्म है। आपके लिए जी सक्सेस कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी, मेरे भाई के लिए कुछ और होगी, मेरे वालिद के लिए कुछ और होगी। जी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत मॉनेटरी चीज़ों पे मेरा बिलीव ही नहीं है बिल्कुल भी। जी ये पैसे या स्टेटस में इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता। सोशल मीडिया पे आते हुए भी मुझे बहुत टाइम लगा, जी इसीलिए कि यार यहाँ पे हर चीज़ पोस्ट करनी पड़ती है। मेरे अंदर, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप बंदा हूँ। जी लेकिन ये कि सक्सेस क्या है, वो आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं जो आप कर रहे हैं उससे, तो आप सक्सेसफुल हैं।
मुझे डेफिनेटली पता जी। है कि इस वक्त जो काम मैं कर रहा हूँ एज अ ट्रेनर या एज अ कंसल्टेंट, उससे मेरे क्लाइंट खुश हैं, मेरे क्लाइंट खुश हैं तो मैं खुश हूँ। डेफिनेटली मेरे लिए सक्सेस यही है। उसमें मैं $2000 कमा रहा हूँ या $20000 कमा रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। जी। तो कहाँ पे अपने आप को आप स्टैंड करते हैं 1 into 10? इस वक्त आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं? मैं हमेशा 10 पे ही रहता हूँ। जो है माशाल्लाह जी। उससे सेटिस्फाइड रहो, बेहतर के लिए कोशिश करते रहो। माशाल्लाह। तो आपके क्या ख्वाब हैं 5 साल बाद? अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, या क्या आपके जो है जी विजन है, कहाँ पे जाना चाहते हैं आगे? यार मेरा ख्याल से मैं शायद 5 साल बाद भी इसी ऑफिस में यहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो मेरा काम चल रहा है अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। और माशाल्लाह ये हो सकता है कि अभी मेरे साथ ऑफिस में 5 लोग हैं तो शायद 20 लोग बैठे हुए हों मेरे साथ। जी। ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह ज़रूर जाना है, लेकिन और कोई ऐसे बड़े ख्वाब नहीं है। जी ठीक हो गया जी। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जी, आप से एक क्वेश्चन है जी, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा जी। जी मैरिड हैं आप जी? हमारी जो यंगस्टर हैं हमारे साथ वीडियोस वगैरह जो हमारे देखते हैं, अक्सर की एज जो है जी तकरीबन 25 से 30 साल एज होती है, जो नॉर्मली, या टीनेजर हैं कुछ लोग जो ज्वाइन करते हैं। 25-30 साल में अक्सर लोगों की शादियां हो जाती हैं। जी तो हमारे एक सोसाइटी में एक जी बड़ा ये भी इशू आ रहा है डाइवोर्स का, खासकर फ्रीलांसिंग का भी उसमें बड़ा हाथ है कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है फैमिली के साथ और फ्रीलांसिंग के साथ? हम किस तरह से दोनों चीज़ों को लेकर चल सकते हैं? देखिए, ये तो फ्रीलांसिंग करने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि उसने अपनी फैमिली को कैसे मैनेज किया हुआ है। मैंने भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, मेरे भी अक्सर दिन में रात में क्लाइंट्स, अमेरिकन क्लाइंट्स हैं तो उनके साथ अक्सर रात में काम करना पड़ता है। जी। तो ये तो होता है, लेकिन फिर जो फ्री टाइम है जिसमें आपके पास काम नहीं है वो टाइम फिर जाके फैमिली को देते हैं। तो देखिए, हम फ्रीलांसिंग में हमें ये होता है कि हम एक तरह से काफ़ी सारा हमारा काम सेल फोन पे होता है, खासकर जब हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ भी आते हैं। तो सेल फोन एडिक्टेड नहीं हो जाते हैं हम? हर वक्त सेल फोन पकड़ा हुआ है, तो उससे कैसे जान छुड़वाएं? उसमें भी अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे मेरा कुछ है सोशल मीडिया, कुछ तो मैं चीज़ें पोस्ट स्केजुअल कर देता हूँ। तो जी। मेरी कोशिश ये होती है घर में जब मैं हूँ तो मैं फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करूँ, ख़ास तौर पे बच्चों के सामने। जी। ताकि बच्चों को सामने बच्चों को टाइम दिया जाए, बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाए, बच्चों को ये ना लगे कि ये बस फ़ोन में ही घुसा रहता है। हर वक्त बाकी फोन में जब लगे तक हो। आप ऑफ़िस में हैं, जब तक आप घर से बाहर हैं, ऑफ़ कोर्स उसमें जितना मर्ज़ी आप फ़ोन इस्तेमाल करें, जितना मर्ज़ी आप लैपटॉप इस्तेमाल करें। जी, लेकिन इश्यू ये है कि बहुत सारे फ्रीलांसर तो ऑफिस जाते ही नहीं है, वो रहते ही घर में है, तो उनका घर ही ऑफिस है, वो क्या करें? उनको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी एक डेज़िग्नेटेड जगह तो बनाई हुई होती है ना, अपना कमरा, कोई कोई कोना जहाँ पे उन्होंने अपना कंप्यूटर रखा हुआ है, टेबल रखी हुई है। तो जी। कोशिश करें उसको एज़ एन ऑफ़िस ट्रीट करें। और जब आप वहाँ पे नहीं हैं, तो घर वालों को भी ये पता होगा कि इस वक़्त ये काम नहीं कर रहा। जब आप काम नहीं कर रहे, तो फिर आप घर वालों को टाइम दे रहे हैं। जी जब आप उस डेफिनेटली। अपने उस हुजरे में, उस कोने में, उस कमरे में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके काम का टाइम है। अब वहाँ पे आपने गैर ज़रूरी नहीं बैठे रहना कि घर वाले कोई काम ना कह दें। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जी एक इशू है जो मैंने खुद भी एक लेवल पे फेस किया हुआ है, और इससे मैं लड़ा भी हूँ, फैमिली में भी इश्यूज हुए हैं। तो ये एक फ्रीलांसर का बड़ा इशू है। अक्सर मैं ये डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन भी करता रहता हूँ कि यार इसको किस तरह से हमारे यंगस्टर जो है बेटर कर सके, क्योंकि अगर आप पैसे अर्न कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपके फैमिली मैटर्स ठीक नहीं चल रहे, तो आपकी सारा कुछ वो ज़ाया हो जाएगा। आप इसमें एक वो पॉइंट सब। और भी है, इसमें एक पॉइंट और जी। भी है कि जब तक एक सोच ये जो हमारे यहाँ माशरे में चलती है ना कि भाई बंदा सेटल होगा तो शादी होगी, जी। ठीक है? इसकी वजह से भी ये काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। मेरी शादी हो गई थी 22 साल की उम्र में, माशाल्लाह जी। ठीक है? उस वक़्त मैं जॉब करता था और 2 शादी के 4 साल तक मैं जॉब करता रहा हूँ, ठीक है? जी। तो वो जॉब वाला टाइम भी देखा, ये वाला टाइम भी देखा, बीच में जॉबलेस वाला टाइम भी देखा, अब फ्रीलांसिंग वाला टाइम भी देखा। जब आप उस छोटी एज से साथ रहना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर इस तरह के इश्यूज़ कम आते हैं। जी, ये बात भी सही है जी। शादी का वाक़ई ये इश्यू है। मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी एज 30 प्लस होने वाली है, उन्होंने शादी नहीं की हुई। मेरी खुद शादी जो है तकरीबन 24 या 25 साल की एज में मैंने कर ली थी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं,
उस वक्त मैं खैर यूके था, मैं यूके से आया था, शादी की थी, लेकिन मेरे फाइनेंशियल हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे। मैं वहां से जब आया था, मेरे पास समझ लें इतने पैसे थे, मैं टिकट लेके आया था वहां से, और आके यहाँ पे शादी करवाने के बाद जब मैंने रिटर्न जाना था, तो यकीन माने मेरे पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं थे। तो मैंने वापसी पे जो अक्सर ये शादियों पे हमारे वो ट्रेंड है, पैसे इकट्ठे होते हैं, लड़कियों को भी वो देते हैं जी, वो एक न्योंदरा मेरे ख्याल इस्तेमाल करते हैं एक टर्म। जी तो वो जी। मैंने अपनी बीवी के जो कलेक्शन थी उसे मैंने कहा मुझे दे दो, तो मैं वहां पे जाके तुम्हें भेज दूंगा, तो मुझे ये जो है इसकी टिकट लेनी। तो मैंने रिटर्न टिकट जो है उनसे पैसे लेके बाय की। तो टाइम के साथ साथ जो है ग्रोथ आपकी चलती रहती है, सिर्फ इस बेस पे जैसे आपने बताया कि जी हम काम नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं है, तो इस बेस पे शादी को डिले वाकई नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी किस्मत में रिजिक लिखा हुआ है वो अपने टाइम पे वो आना शुरू हो जाना है। जब आपके कंधों पे बर्डन पड़ता है तो वैसे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो ये एक चीज है हमारे माशरे में, इसको भी सॉर्ट आउट होना चाहिए। कुछ एरियाज में तो जल्दी शादियों का ट्रेंड है, वहाँ पे बहुत जल्दी शादियों का ट्रेंड है, और कुछ लोग जो है वो कैरियर बनाने के चक्कर में जो है डिले 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 करते रहते हैं। अच्छा जी, एक अक्सर होता है फैमिलीज में जी, एक क्योंकि बचपन का ऐसा वाकया होता है कि जैसे आपको तो वो याद नहीं होता, लेकिन वो आपको याद दिलाया जाता है कि जी बचपन में आपने ये किया था, तो उस पर सारे मिलके हंसते हैं और मजा आता है जी बड़ा। कोई इस तरह का वाकया कोई शेयर करना चाहें आप? मेरा जी हाँ बिल्कुल, मेरा स्कूल का जो पहला दिन था उसका मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, जी लेकिन सब बड़े जो हैं वो याद दिलाते हैं कि मैं पहले दिन स्कूल जाके मेरी जो मैडम थी उनको थप्पड़ मारा था। तो जाहिर है उस वक्त 3-4 साल का बच्चा, उसको क्या पता होता है और अब क्या याद उसका, लेकिन ये कि इस पे अभी तक मजाक बनता है। मतलब घर वालों का गुस्सा आपने जाके टीचर पे निकाल दिया कि तुमने स्कूल बनाया, तुम्हारी वजह से स्कूल आया हूं मैं। बिल्कुल सही है। जी ये इस तरह की बातें होती हैं अक्सर बचपन में। मुझे भी इस तरह के कई वाकयात होते थे, घर वाले याद दिलाते हैं तो बंदा कई दफा चिढ़ जाता है उन पे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा जी, एक और चीज जो है जी, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने इंटरनेट पे ये काम होता नहीं देखा, इंटरनेट पे किस तरह पैसे अर्न किए जाते हैं और किस तरह से हम काम करते हैं। तो आपके पेरेंट्स का आपके काम के बारे में क्या सोच है उनकी, और वो क्या समझते हैं कि आप क्या काम करते हैं ऑनलाइन? पेरेंट्स को मैं साथ साथ बताता रहता हूँ बहुत डिटेल में, उनको बैठकर बताता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है शुरू में उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनको आ गई है। अब वो यूट्यूब पे, मोबाइल पे ज़ाहिर है वीडियोस वगैरह भी देखते रहते हैं, तो उनको देख के पता लग जाता है कि अच्छा ये वीडियो फेक है, ये वीडियो बकवास है, ये वीडियो अच्छी है। तो जी ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ा इस चीज़ के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्टिंग है, तो वो अंडरस्टैंड भी कर गए और समझते हैं अब इन चीज़ों को। सही। तो फ्रीलांसिंग में जब आप इंटर हुए, सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको कैसे मिला, और कितने पैसों का प्रोजेक्ट मिला, और क्या फीलिंग्स थी आपकी मिलने के बाद? पहले 3 प्रोजेक्ट मैंने फ्री में किए। जी उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस काम के पैसे भी ले सकता हूँ। ठीक है। मुझे किसी और ने रियलाइज करवाया, इनफैक्ट उसी ने रियलाइज करवाया जिसको मैंने सबसे पहले फ्री में ट्रेनिंग दी थी, जी कि भाई इस काम के पैसे लिया करो, तुमने मुझे मुफ्त में क्यों पढ़ा दिया। हम्म उसने मुझे और स्टूडेंट्स ला के दिए, उनको भी मैंने फ्री में पढ़ाया। फिर चौथे स्टूडेंट के पैसे भी उसने मुझे कहा कि आपने लेने हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं ले सकता पैसे, मैं पढ़ाने के पैसे कैसे ले सकता हूँ किसी को। जी लेकिन फिर उसने पैसे कलेक्ट किए मेरे लिए और फिर मुझे मुझे पैसे दिए कि ये आपके पैसे बनते हैं, ये लें। फिर वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और फिर अल्लाह का शुक्र है उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी ये जी फर्स्ट टाइम जो भी आपको आपकी अर्निंग होती है किसी भी फील्ड में, वो आपको हमेशा याद रहती है कि जी फर्स्ट टाइम मैंने जी ये काम किया था, और इससे मैंने पैसे अर्न किए थे, तो ये आपको सारी जिंदगी याद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जी हमारे जो फ्रीलांसिंग की तरफ सारी दुनिया जा रही है, लोग सीख रहे हैं, आ रहे हैं, आफ्टर 5 ईयर आप क्या देखते हैं दुनिया कहाँ पे होगी, कहाँ पे स्टैंड करेगी? आफ्टर 5 इयर्स अगर तो कोविड जैसी कोई चीज़ दोबारा आ गई, खुदा ना खास्ता, फिर तो 100% दुनिया फ्रीलांसिंग की तरफ ही चली जाएगी। 100%। लेकिन अगर जैसे कुछ चीज़ें हैं कि अगर वैसा खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं आता, चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं,
तो जी फिर ये है कि ऑफिस वाला कल्चर ये 50-50 पे चलता रहेगा, 50% फ्रीलांसिंग, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, आप रिमोट जॉब पे नहीं कर सकते। जी, ये बात है जी, वाकई ऐसे जी इसने बड़ा अफेक्ट किया है हमारी हेल्थ को भी, और काफ़ी सारे सोशल इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है जी, हो रही है। अब इसको मुझे नहीं समझ आती किस तरह से टैकल किया जाएगा चीज़ों को। जैसे अब मेटावर्स की बात हो रही है जी, मेटावर्स में लोग जाएंगे जी, मेटावर्स में ऑफिस बन रहे हैं, मेटावर्स में कंपनियां ओपन हो रही हैं, मार्केटिंग वहां पे होगी। तो ये किस तरह से हम मेटावर्स में मतलब जाएंगे, या मतलब ये क्या आसान होगा या मुश्किल होगा? क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में? मेटावर्स को अभी तक जो मैं समझा हूँ, जितना मैंने देखा है, उसको स्टडी मैं कर रहा हूँ आजकल। तो जी मेटावर्स तो वही है कि आप स्क्रीन पे है, मेटावर्स जो भी है वो फिजिकली तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जी। जैसे आजकल आज ये गेम है, कौन सी, पबजी के नाम से गेम, पबजी है जैसे जी। जी ठीक है, तो उसमें भी वो आप ऐप गेम के अंदर परचेजेस कर रहे हैं, गेम के अंदर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा कुछ वो भी एक तरह का मेटावर्स ही है। जी, वर्चुअल वर्ल्ड है जी, वहाँ पे आप क्लोथिंग ले रहे हैं, आर्म खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं सर। एग्जैक्टली exactly. तो मेटावर्स का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह का है कि आपकी जो सारी इंटरटेनमेंट है वो स्क्रीन पे रह जाएगी, फिजिकल इंटरटेनमेंट जो है वो कम हो जाएगी। जी जब आप आपके गैजेट्स होंगे, आपने वर्चुअल ग्लासेस लगाई हुई होंगी, आपके हाथ में डिवाइसेस होंगी, आप मुसलसल स्क्रीन को देख रहे हैं। जी उसी में भी आपको, जब आप, जैसे हम पबजी में कहीं इधर उधर फिरते हुए जाते हैं, बिल्डिंग नजर आती हैं, बिल्डिंग्स पे साइन बोर्ड नजर आते हैं, वहाँ पे आपकी जी एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, वहाँ पे ही आपकी फिर वो बिल्डिंग्स, ऑफिसेज और ये सब जी। कुछ। तो ये जो ग्लासेस हैं जी, हम जब लगाए रखेंगे मुसलसल, तो इसका क्या हमारे आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, या हमारी हेल्थ पे, फिजिकल साइकोलॉजिकली कहाँ हेल्थ पे पे जाएंगे? फिजिकल हेल्थ पे, असाब पे, ह्यूमन बॉडी पे बहुत बहुत नेगेटिव असर आएंगे इन चीज़ों के, क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपको हर किस्म की एंटरटेनमेंट आपको कमरे में मिल रही है, अपने बेड पे मिल रही है। तो जी जाहिर है कि ये चीज़ें, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आएंगे, उसकी वजह से मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बूम करेगी। जी। ये एक, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जैसे वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड में देखें आप, पबजी में जैसे वो बंदे मार मूर के आ जाते हैं, या एक्सीडेंट हो गया, घर टूट गया, ये वो, तो दोबारा से वो सब कुछ हो जाता है। जी। तो लेकिन रियल वर्ल्ड में ये सब कुछ नहीं होता। यस। तो इसके रियल वर्ल्ड में जब लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके तो और भी ज्यादा मतलब के बैड इफेक्ट्स होंगे। कि एग्जैक्टली। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी छोटी बेटी है, 3 साल की अभी। तो उससे हमें बताना पड़ता है, वो कार्टून वगैरह अगर अक्सर देखती है, तो हमने उसको बताया हुआ है चीजों का कि दिस इज रियल, दिस इज फेक। यस। कि ये कार्टून है, दिस इज नॉट मतलब ह्यूमन, उसको प्रॉब्लम नहीं है अगर वो आपस में लड़ रहे हैं या मार रहे हैं, तुम नहीं हमें हिट कर सकते। तो ये किस तरह से मतलब कि जब मेटावर्स में एंटर हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी कैसे हम टैकल करेंगे? ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद है बचपन में हम नीड फॉर स्पीड खेला करते थे। जी तो नीड फॉर स्पीड खेलते हुए उसके बाद जब गाड़ी चलाना शुरू की, तो चलते चलते कहीं गाड़ी साइड पे लग गई तो फील ही नहीं होता था, क्योंकि गेम में तो गाड़ी लग रही है, कोई मसला नहीं है, आप जा रहे हैं। जा रहे हैं। वो असल में भी लग गई तो हमें लगा कि ये गेम ही चल रही है, लेकिन गेम ही बाद में चल रही रियलाइज हुआ कि भाई ये असल दुनिया है, वो गेम होती है। है, वो गेम है। तो ये बच्चे जब शुरू में, हम जैसे आजकल टाइम ही नहीं है माँ बाप के पास, फोन तो बच्चों को दे दिए हुए हैं, और हर वक्त वो लगे हुए हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं जब उसको वो रियल वर्ल्ड समझ रहे हैं, और हम उनको बता भी नहीं रहे। ये तो बहुत ही मतलब खतरनाक चीजें हैं जिसमें हम मतलब इंटर हो रहे हैं। और जो 5 साल बाद या 10 साल बाद, मुझे नहीं पता कि यार हम कहाँ पे मतलब जा रहे हैं, और हमारे साथ क्या होने वाली है आगे। बिल्कुल, एज अ पेरेंट हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को जो है वो एजुकेट करते रहें और उनको सही और गलत के बारे में बताते रहें। जी, एजुकेट करने के लिए जी मेन चीज जो है जी, वो टाइम है। जब हम उनको टाइम देंगे, प्रॉपर उनके साथ बैठेंगे, तो फिर ही ऐसी चीजें मैनेज होती हैं। टाइम के बगैर जी बिल्कुल चीजें मैनेज नहीं होती। ऐसे ही। जी एक और चीज जी आपसे ऐड करवाना चाहूंगा, कोई ऐसी कोई अच्छी कोई बुक्स कोई 2-3 रिकमेंड कर दें, जो हमारे यंगस्टर जो हैं जिनको रीड करें, और जिनसे उनको एक तो एथिकल नॉलेज मिले, और दूसरा जो है टेक्निकल नॉलेज भी वहां से वो गेन कर सके। टेक्निकल नॉलेज के लिए तो मैं आजकल अपनी प्रोफाइल पे मैंने वन बुक अ डे सीरीज चलाई हुई है। जी मैं इंशाल्लाह 100 बुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, आईटी से रिलेटेड हैं, जिनको पढ़कर आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी माशाल्लाह जी।
इसके अलावा एक दो किताबें और हैं जो जिसमें कैसर अब्बास साहब ने एक किताब लिखी थी पिछले दिनों, मैं आजकल वो पढ़ रहा हूँ। उसका जी नाम क्या है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मेरे सामने रखी हुई है अगर देख लें अगर मैं जी ये आ गई जी, जिंदगी मुबारक। जिंदगी मुबारक जी। ये बहुत माशाल्लाह ही कमाल की बुक है जी, खास तौर पे हमारे यंगस्टर्स के लिए, जी, यंगस्टर के लिए जी। ठीक है, मोटिवेशन के लिए और काम करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को पहचानने के लिए ये बुक जी बहुत अच्छी है। जी, क्योंकि ये अक्सर मैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं सीखने के लिए अमेज़न या डिजिटल मार्केटिंग, तो अक्सर जो है मेरा भी उनसे क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट में, जो पहला सेशन होता है या दूसरा सेशन, लड़कों से पहले मैं उनके बारे में डिटेल से जानता हूँ कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, और उसके बाद इनके इंटरेस्ट क्या है या इनका लाइफ मिशन क्या है। सब कुछ उनके बारे में जानने के बाद फिर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि कौन सा फील्ड जो है जी आपके लिए बेटर है, ये अमेज़न आपके लिए बेटर है भी या नहीं, आप ऐसे ही बस भेड़ चाल में तो नहीं लगे हुए। तो उसके बाद फिर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। तो अक्सर मैंने ये इशू देखा है टीनेजर में कि उनको एक तो फोकस नहीं है बिल्कुल, 4-4 कोर्सेज पहले किए हुए हैं, फिर और कोर्स के पीछे चल पड़े हैं, पहले वाले छोड़ देते हैं, और एक चीज जो जिंदगी का कोई मकसद का नहीं पता कि हमने हासिल क्या करना है। जी सिंपल क्वेश्चन होता है 99% लोगों का, क्या जिंदगी का मकसद है? पैसे कमाना। मतलब कि ये मुझे समझ नहीं आती, मुझे हंसी आती है कि ये क्या मकसद है पैसे कमाना आपका, जो है पैसे आपने कमा लिए, उसके उससे आगे क्या है? ये तो मिल जाने हैं अगर आप पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, ये तो एक लेवल पे आपने इतने कमा लेने हैं कि आपकी जरूरत से भी ज्यादा हो जाने हैं। एग्जैक्टली। तो पैसे कमाना मेरे नजदीक जो पैसे कमाना जो है ना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। पैसे कमाना बड़ा आसान काम है, तो बड़ी आसानी से आप पैसे कमा लेते हैं। तो बिल्कुल आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मिशन होना चाहिए, और मिशन ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाए और चलता रहे आपके बाद भी। एग्जैक्टली। कि वो अचीव नहीं होता आपका मिशन, वो एक ऐसा मिशन होता है जिससे आपकी जात को कोई फायदा नहीं होता, आपके लेफ्ट राइट में किसी को कोई फायदा नहीं होता, कि आपके जो करीबी हैं, मतलब आपकी फैमिली में से वो फायदा नहीं होता, ओवरऑल सोसाइटी के लिए उसका कोई बेनिफिट होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये हमारी एक इशू है यंगस्टर का, कि इसमें मुझे नहीं पता किसको हम कसूरवार ठहराएं, कि पेरेंटिंग में इशू है या स्कूलिंग में इशू है, कि किस लिए हमें मतलब यंगस्टर को ये चीजें नहीं बताई जाती। ये पेरेंटिंग की स्कूलिंग में इशू है जी, पेरेंट्स की स्कूलिंग में इशू है। ये भी आपने सही कहा, पेरेंटिंग की स्कूलिंग में इशू है। तो अक्सर मैं कभी कभी जब बैठा होता हूँ अपनी वाइफ के साथ, तो कई दफा मैं ये बात करता भी हूँ कि ये हमारे से जो ऊपर वाली जनरेशन है ना, तो ये जनरेशन ने सही मायनों में जो ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, कि हमें नहीं पता कि हमारी ड्यूटीज जो हैं, एक तरफ तो हमने बच्चों के भी कसूरवार हम हैं, और यस ऊपर से अम्मा अब्बा के भी कसूरवार हम हैं, हम जो दरमियान वाले हैं ना, दोनों तरफ से फंसे हुए हम हैं। यस। तो ये चीजें हैं जी, कुछ हैं समझने की। अच्छा जी, इसको एंड करते हैं जी, आप इंटरव्यू को, आपका जी गपशप को काफी आपने टाइम दिया, फाइनल वर्ड की तरफ जाते हैं। कोई ऐसा जी कुछ अच्छा कोई यूनिक मशवरा, कोई टिप्स हमारे यंगस्टर को देना चाहें जिसको अमल करके वो अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकें? एक यूनिक मशवरा, एक कोट है, बता, काफी मशहूर है, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग बी काइंड। बी काइंड। ठीक है, मैं इस पे जो है ना ज़ाती तौर पर अमल पैरा हूँ, और मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि इस पे अमल पैरा हो जाए, क्योंकि काइंडनेस से बड़ा जो है ना कोई हथियार नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जहाँ माशाल्लाह जी, पर आप बढ़िया। बदला लेने का इख्तियार रखते हो, वहाँ पर आप बदला लेना छोड़ते हैं और लोगों को माफ़ करना सीखें, हमारा माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारे माशरे में चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। माफ करने के लिए जी आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है, ऐसे ही है। कि जब आप इंटरनली स्ट्रांग है ना, तो तब आप माफ कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नली स्ट्रांग नहीं है तो माफ करना जो बहुत इम्पॉसिबल काम है। तो मैं खुद भी ये मशवरा देता होता हूँ माफ करने का, लेकिन अक्सर लोग जो हैं जी वो आगे से नहीं समझते, वो कहते हैं कि जी माफ कैसे कर दें, हम असलाम ने हमें हक दिया है बदला लेने का। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये जो बदला लेने वाला हक है ना, बेशक आपको इस्लाम ने दिया हुआ है, लेकिन ये बदला जो अगर आपने ले भी लिया है ना, फिर भी आपने अच्छा फील नहीं करना बाद में भी।
यस, मतलब कि ये अगर आप बदले लेने की आग में जल रहे हैं ना, तो आप दूसरे से बदला नहीं ले रहे, आप अपने आप से बदला ले रहे हैं। एग्जैक्टली, इसलिए जितना जल्दी हो सके माफ कर दें और आगे बढ़ें, इसको छोड़ दें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अगर उसने किसी ने कोई जुल्म ज्यादती कुछ की भी है ना, तो आप कहें कि मेरी तरफ से माफी है, मैं जी इससे कोई बदला नहीं है किसी किस्म का, और जितनी जल्दी माफ कर देंगे उतना जल्दी आप अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे। एग्जैक्टली। आपके अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे और आप आगे मूव ऑन कर सकेंगे बेहतर चीजों की तरफ। जी बिल्कुल जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। आज काफ़ी आपसे हमने चीज़ें सीखी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो आपने मुझ में भी इंटरेस्ट पैदा कर दिया है, और उम्मीद है कि जो व्यूवर्स हमारे देखेंगे उनमें भी इंशाल्लाह इंटरेस्ट होगा। और आपकी मैंने वैसे प्रोफाइल का जो लिंक है वो इस वीडियो के साथ लगाया हुआ है ऑलरेडी। जो लोग फॉलो करना चाहें आपके पेज को, आपके साथ कंटेक्ट करना चाहें, तो वो इंशाल्लाह जी आपको फॉलो कर लेंगे। और लास्ट में जी इसको इंटरव्यू को एंड करते हुए आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पहले तो ऑडियंस के लिए आपने टिप दी कि जैसे मैंने आपसे इंटरव्यू किया है, तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझे करना चाहिए था, और वो आप अपनी तरफ से खुद मतलब कि करें कि ये क्वेश्चन जी मुझे करना चाहिए था, और उसका क्या जवाब देना पसंद करेंगे आप? इंटरव्यू में क्वेश्चंस, यार इंटरव्यू से मैं काफ़ी माड़ा हूँ, लेकिन अच्छा, जहाँ पे हमारी बात हुई थी वो एजुकेशन वाली और यूनिवर्सिटीज़ वाली, जी तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप उस तरफ आएंगे, यूनिवर्सिटी डिग्री और स्किल वाली बात पे, लेकिन आप नहीं आए। जी क्योंकि ये एक आजकल बड़ी डिबेट चल रही है और इस पे काम होना, मैं समझता हूँ कि इस पे काम होना भी ज़रूरी है, और लोगों को डिग्री की इम्पोर्टेंस का भी पता चलना चाहिए और स्किल की इम्पोर्टेंस का भी पता चलना चाहिए। जी, यहाँ पे जी मैं आप एक दो अल्फाज ऐड कर दूंगा और इसको फिर एंड करते हैं। जो डिग्री है ना जी, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ओपिनियन है डिग्री के बारे में। आज़ाद चाय वाला साहब कहते हैं जी नहीं होनी चाहिए, शाम सरवर साहब कहते हैं होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ जो डिग्री, जैसे मैंने भी डिग्री की है, आपने भी डिग्री की है, हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मैं इसका कसूरवार यूनिवर्सिटीज़ को नहीं ठहराता, स्टूडेंट्स को ज़्यादा ठहराता हूँ। उसकी वजह ये है कि हम खुद नहीं काम करना चाहते। एग्जैक्टली। मैंने लड़कों को असाइनमेंट्स देता हूँ, करके ही नहीं आते। जी। जब आप खुद असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, आप खुद सीरियस नहीं है अपने साथ, तो टीचर आपको कैसे सक्सेसफुल करा सकते हैं? मेरा भी इस पे यही टेक है कि अगर आप मेहनती हैं तो डिग्री भी जी आपके काम की है और स्किल भी आपके काम की है। अगर आप मेहनती नहीं है तो आपने स्किल से भी कुछ नहीं बिगाड़ लेना और डिग्री से भी कुछ नहीं बिगाड़ लेना। बेशक बेशक, ऐसे जी। जज़ाकल्लाह जी मुजीबुर रहमान भाई हमारे साथ गपशप के लिए, और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके रूम से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। कभी कभार फिर तंग कर लिया करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। इंशाल्लाह ताल्लुक रहेगा। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।